हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। कैसा रहा आपका आज का एग्जाम? हमारा आज टारगेट नीट माइनर टेस्ट नंबर 08 था, ठीक है ना। और सबका बहुत अच्छा रहा होगा। पेपर जो है वो अच्छा बनाया था। जो है मिले जुले से क्वेश्चन थे, कुछ थे टफ, कुछ थे जो बिल्कुल इजी थे। तो अब अप्रॉक्सीमेटली पेपर जो है केमिस्ट्री का बहुत अच्छा था। और केमिस्ट्री जो है उसमें चैप्टर हमारे कौन कौन से आए थे? सॉल्यूशन चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन आए थे, और कुछ क्वेश्चन हमसे रेडॉक्स में से पूछे गए, कुछ क्वेश्चन हमसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछे गए, एंड ऑर्गेनिक तो हमारी ही थी जिसमें जो है एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसके मेन क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में क्या हो रहा है? इन एल्केलाइन मीडियम ClO2 oxidize H2O2 in O2 and reduced itself in Cl minus. Then how many moles of H2O2 will oxidize by 1 mole of ClO2? इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसके लिए हमें रिएक्शन सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पूछ क्या रहा है। आप जब मैं अभी हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, पर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो बहुत इजीली आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। एंड रिएक्शन है हमारे पास ClO2 प्लस है मेरे पास H2O2। मैं बीच में गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बैलेंस भी करना होगा। तो प्लस मेरे पास आ गया OH माइनस, देन मेरे पास आ गया Cl माइनस, देन मेरे पास आ गया प्लस O2, देन मेरे पास आ गया H2O। ये आ गया, ओके। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंसिंग में क्या करूँगी? मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली जो बैलेंसिंग है वो दिखे। आइए पेन चेंज कर लेते हैं हम। आइए, तो ClO2 जो है इसके आगे हम यहाँ से पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। H2O2, यहाँ पे H तो है, H इम्बैलेंस है यहाँ पे जो है। इसको हम अगर मैं यहाँ पे इसको 6 to 6 लगा देती हूँ, 6H2O हो गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 लगा देती हूँ तो 5 to 10, 10 तो ये हो गए 11 और 8 12 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे 2 लगा देना होगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं अब इसको लगा दूँ 5, और ये जो है ClO2, अगर जो Cl जो है उसको मैं 2 कर दूँ तो इसको अगर मैं 2 कर दूँ तो ये मेरे पास 2ClO2 प्लस 5H2O2 प्लस 2OH माइनस इज इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस 5O2 प्लस 6H2O। ये मेरे पास हो गई रिएक्शन। अब इसने पूछा क्या है? इन्होंने हमें ये बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2 विल ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। अब 2 मोल जो हैं, ये 2 मोल जो हैं, 2 मोल ClO2 कितने H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है? 5 मोल को। 2 मोल कितने को करता है? 5 मोल को। तो 1 मोल कितने को करेगा? 1 मोल कितने को करेगा? 5/2 को, 5/2। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 5/2 को करेगा। और क्या 5/2 को करेगा तो कितना ही मेरे पास वैल्यू कितना हुआ? 2 2 × 4 और 2 5 10, तो 2.5 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 2.5। क्यों? क्योंकि देखिए 2 मोल जो है वो कितने को कर रहा है? 5 मोल को, ठीक है। तो 1 मोल कितने का करेगा? 5/2 को, और दैट इज 2.5, ओके। चलिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन जो था उसका मेरा आंसर था, तो आंसर नंबर C 2.5, आंसर नंबर C 2.5। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड में आपको किसकी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने किया होगा सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परक्लोरिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो शर्त आपकी ये है, तो HClO4 परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये हो गया मेरे पास परक्लोरिक एसिड। अब मैं देखूँ तो 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस का 7। तो ये मेरे पास आंसर आ गया प्लस का 7। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज 7। चलिए, अब सॉल्यूशन चैप्टर का हमारे पास क्वेश्चन आया था एक, अ ड्राई एयर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। एक ड्राई एयर को सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कितना दिया हुआ है हमें? 10 ग्राम, ठीक है। सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम आपको दे रखा है वाटर का, ठीक है।
अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स इसके चाहिए होंगे, तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर यहीं पे फाइंड कर लें तो चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं सोल्यूट के लिए देखूं, सोल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर देखूं तो मुझे 10 और मुझे कोई भी जो है m की वैल्यू नहीं दी हुई है तो मैं इसको m का m ही लिख दूंगी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मैं सॉल्वेंट के लिए देखूं जो कि हमारा वाटर है, तो हमें कितना दिया हुआ है 90 अपॉन में वाटर का कितना होता है 18, तो ये मेरे पास हो गया 5। तो ये तो मेरे पास आ गई वैल्यू, हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो पहले ही निकाल लिया। आगे ये हमसे क्या बोल रहे हैं, देयर इज द डिप्रेशन इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट बाय 2.5 ग्राम, डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, एंड इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाय 0.05 ग्राम। तो हमें सभी वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट गिवन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, m जो है हमारा ये वाला m जो है यही हमें कैलकुलेट करना है, कुछ भी हमें जो है इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए तो मैं सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिख लूँ, P माइनस पी एस अपॉन में P, ये होता है हमारा फॉर्मूला। जो हमारा P जो है वो यहाँ पे रहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये हमारा P रहता है, और PS जो है वो मेरा क्या रहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से हमारा ये आ गया है, और इसके बराबर जो है वो हम क्या रखते हैं N रखेंगे किसका, सॉल्वेंट का, और N रखेंगे किसका, सॉल्यूट का। सॉरी, ऊपर हम सॉल्यूट का रखते हैं और नीचे हम सॉल्वेंट का रखते हैं। ठीक है, ये हमने रखा, क्लियर है। मैं एक बार इसको इरेज कर दूं अच्छे से ताकि जो है इसमें ये हमारा सॉल्यूट का है, एक सेकेंड। चलिए, तो ये जो है ये मैंने पेन सिलेक्ट किया कि नहीं, ओके। तो ये जो है वो मेरा सॉल्यूट का है और ये मेरा सॉल्वेंट का है। तो चलिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बाकी नहीं रह गया है। आइए, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जितना हमने ये सब निकाल लिया है, अब हमारी वैल्यूज जो है वो हम लिख देते हैं इसके अंदर। तो 0.05 एक तो हमें वैल्यू ये दी हुई है, दूसरी हमें पी की क्या दे रखी है 2.5 ये दे रखी है। इन्होंने हमें क्या बताया है, डिप्रेशन भी दे दिया है इन्होंने हमें, और 2.5 जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो भी हमें दे दी है। अब जो है हमारे पास जो है मोल्स की हमने वैल्यू अगर निकाली थी तो हमारे पास ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा इससे 2 के ऊपर, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 20 और यहाँ पे मैं लगा दूँ 10, तो पॉइंट हट गए मेरे। ठीक है, अब ये इससे चला गया 5 पे, 10 से 10 चला गया, तो मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 50 इंटू 2, तो m इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 100, 5 2 10 दैट इज 100। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 100। तो चलिए लेट्स सी कि हमारे पास 100 कौन से ऑप्शन में जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 100। 100 जो है इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दैट इज 100। चलिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट जो है वो बताना है। They will have the same osmotic pressure, okay. They have the same weight concentration. क्या बोला इन्होंने, they have the same weight concentration। इन्होंने ये नहीं बोला है they have the same molar concentration, नहीं बोला इन्होंने, weight concentration बोला है। weight concentration जो है वो सेम नहीं होती है, weight concentration जो है वो सेम नहीं होती है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी मोलर कंसेंट्रेशन जो होती है, मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम होती है, और वेट कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम नहीं होती है। तो ये जो है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए में क्या बोला गया है कि द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज, मोलर बॉइलिंग पॉइंट हमें जो है वाटर का दिया हुआ है कितना 0.513 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एट। ठीक है, अब हिंदी में हमसे क्या कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं जल का मोलर क्वथनांक स्थिरांक 0.513 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल है जब 0.1 मोल शक्कर को 200 मिली जल में घोला गया हो। तो
एक वायुमंडल दाब पर हीलियम उबलेगा। हमें क्या बताना है? द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एट, हमें ये बताना है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। के बी जो है वो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? के बी 0.513 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें दिया हुआ है एन, जो क्या है? मोल्स ऑफ शुगर, मोल्स ऑफ शुगर, वो हमें कितने दिए हैं? 0.1। अब W जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट वेट, दैट इज कितना हमको दिया हुआ है? 200 ग्राम। अब हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। आइए, तो के बी एम ये आ जाता है हमारे पास। अब इसके अंदर टी बी माइनस टी बी नॉट अगर कर दूं मैं, इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम लगाते थे, मोलैरिटी के लिए स्मॉल एम लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टी बी जो है माइनस हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0.513 ये मुझे वैल्यू दी हुई है। देन हम अगर मोलैरिटी की बात करें तो 0.1/200 इंटू में लगा दूंगी 1000, ठीक है। इतनी वैल्यू दी हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं तो मेरा क्या होगा? 0 से 0 मेरा 2 0 से 2 0 मेरी कैंसिल, ये मेरे से चला गया इस पे 5 पे, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा मेरे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी 2 क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे? 0.0256, दैट इज 0.256 इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब टी बी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगी मेरे पास? 100 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 0.256 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 100.256। तो मेरा आंसर जो है वो आ रहा है 100.256। चलो लेट्स सी हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 100.256। ओके, 100.256। आइए तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ यूरिया इन अ लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में 12 ग्राम यूरिया जो है उसको डिसॉल्व किया गया है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। अनदर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ कैन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट 342 इन अ liter of water at the same temperature. The lowering of vapor pressure in the first solution is, उसकी फर्स्ट सॉल्यूशन की लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे जो ऑप्शंस थे उनको अच्छे से कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें फुल आंसर इसका नहीं निकालना है। हमें जो सिर्फ है इसका आंसर कुछ उसमें देना है कि जैसे कि वो दूसरे जो सॉल्यूशन है उससे वो किस तरीके से रिलेट कर रहा है, कि उसके समान है या उसका 1/5 है या उसका डबल है या उसका 5 टाइम है, जो कुछ भी है वो हमें बताना है। तो चलिए लेट्स सी, हमारे पास है इसका अगर देखा जाए तो मेरे पास है पी, अगर मैं यूरिया की देखूं, पी यूरिया इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्स की नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी? 12/60 ये वैल्यू गिवन है मुझे, अपॉन में मेरा टोटल मोल्स हो गया, टोटल मोल्स इनटू पी नोट हो गया, ये हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कंसीडर करते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो 12/60 आया था मेरा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 1/5, दैट इज 0.2। तो 0.2 अपॉन में टोटल मोल्स इनटू पी नोट, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका आंसर देखूं तो अगर दूसरे वाले का देखूं तो 68.4 दिया हुआ है मुझे, और मुझे क्या दिया हुआ है? 342 दे रखा है। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे 10 लगा देती हूँ, तो ये पॉइंट हटा, ये इससे चला गया कितने पे? 5 पे। तो इसमें भी 1/5 आ गया, इसमें भी 0.2 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी 0.2 आ रहा है, इसमें भी 1/5 आएगा, उसमें भी 0.2 आ रहा है। तो चलिए कौन सा देखते हैं हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सेम एज दैट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के समान ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए नंबर आंसर हमारा करेक्ट आंसर है 52 नंबर क्वेश्चन का, सेम एज दैट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन के बिल्कुल समान होगा।
तो 52 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर आंसर जो वो करेक्ट आंसर था। ओके, पेन इज सिलेक्टेड। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए 1.2 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इज आइसोटोनिक विद 7.2 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ जो है इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो। कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन का वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि सिंपल सा फॉर्मूला रहता है पाई इज इक्वल टू ICRT, ये होता है, और पाई इज इक्वल टू ICRT हम ले लेंगे NaCl के लिए, और पाई इज इक्वल टू ICRT हम किसके लिए ले लेंगे, ग्लूकोज के लिए, दोनों के लिए ले लेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यूज जो है वो अगर मैं पुट करूँ तो क्या रहेगी, देखिए RT RT है तो दोनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम I और पाई की वैल्यू और जो है वो लिखेंगे I इज इक्वल टू C जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे, I इज इक्वल टू C की जो C जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे। अब इसका I जो है हमें जो है निकालना है, और ये जो है 1.2 जो है वो हमें गिवन है। देन NaCl की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 58.5, तो मैं यहाँ पे 58.5 लिख देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो हमारे पास है 1 इंटू 7.2 दे रखा है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है 180, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ 180 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट रह रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, मैं नीचे 10 लगा देती हूँ, तो ये मेरा पॉइंट जो है वो कट जाता है, ये मेरा 8 पे चला जाता है, और ये मेरा 9 2 18 तो 20 पे चला जाता है, ये मेरा 4 2 8 पे चला जाता है, ये मेरा 5 पे चला जाता है, ये इससे 5 पे चला जाता है। देन मेरा पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये जो है वो मेरा चला गया 4 पे, और ये जो है वो मेरा चला गया 3 के टेबल में 193 पे, तो वो मेरा 4 पे 193 पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो I इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 195, ठीक है, नीचे मेरा क्या आ रहा था 4 इंटू 5 इंटू 5 ये रह रहा था मेरे पास, तो मेरे पास जो है ये मेरा चला जाएगा 39 पे, और ये इससे 5 से, ठीक है, तो मेरा आ गया 39/20, एंड द ओवरऑल आंसर इज 1.95। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1.95। ओके, तो आंसर नंबर देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो आंसर नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1.95। कुछ जो है इसमें जो ये क्वेश्चन जो है वो आगे कंटिन्यू भी रहता है, कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू किया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है, तो हम उसमें क्या करते हैं 1-1.95 कर देते हैं, तो 0.95 जो है वहाँ इसका आंसर आ रहा होता है। ओके, चलिए तो 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए, तो 54 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा रेडॉक्स का क्वेश्चन था। इन्होंने हमसे पूछा HNO2 acts both at reductant and oxidant while HNO3 acts only as oxidant। क्यों ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और वो दोनों की तरह काम क्यों करता है, देखो अगर वो जो है एज अ ऑक्सीडेंट काम कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेंट क्या होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा दैट मीन्स वो अपनी फुली जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें होगा। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3 से लेकर ये कहाँ तक दिखाता है -3 से लेकर +5 तक दिखाता है। अब HNO3 की अगर बात करूँ मैं तो HNO3 में N जो है वो हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और HNO2 में N जो है वो मेरा किस में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स ये इससे ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ सकता, इसका चार्ज नहीं बढ़ सकता, तो ये जो है क्या करता है, ये सिर्फ ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेंट की तरह, और ये जो है ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, तो ये जो है वो एज अ रिडक्टेंट एज अ ऑक्सीडेंट दोनों की तरह काम करता है। तो HNO2 दैट्स वाई क्यों करता है, क्योंकि जो है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है HNO3 इसलिए ऐसा करता है। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है दैट्स वाई वो जो है इससे कम जो है वो नहीं करे, इससे ज़्यादा जो है वो शो नहीं करेगा, क्योंकि +5 से ज़्यादा शो कर ही नहीं सकता, और वो +3 है तो वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो वो एज अ रिडक्टेंट एज अ ऑक्सीडेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। चलिए, तो ये था 54 जो क्वेश्चन था हमारा वो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी गई थी, उसमें आपको ये बोला था कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन का आपको बताना है क्या वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या वो रिड्यूस हो रहा है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस, क्या ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है ब्रोमीन इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, क्या ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और थर्ड ऑप्शन दिया है ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज, ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन देखा ब्रोमीन दोनों ही हो रहा है। तो इसको ऑप्शन, इस जो रिएक्शन है इसको मुझे वापस लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मुझे बहुत ही इजीली इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखिए मैं पहले जो है पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो जो है मैं व्हाइट में जो है शायद शो नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे जो है BrO2, यहाँ जो है वो ऑक्सीजन में ब्रोमीन जो है वो मेरा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरा ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ जो है ये मेरा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से जीरो से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और यहाँ पर जो है ब्रोमीन मेरा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब भाई एक जगह तो है 0 से -1 में और एक जगह क्या हो गया है 0 से +5 में, दैट मीन्स रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज भी होगा ब्रोमीन और रिड्यूस भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। आइए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। which of the following reaction H2O2 is a reducing agent। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो मतलब अगर आपने नॉर्मल जो है रेडॉक्स की जो डेफिनेशंस होती हैं उससे भी इसका आंसर फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है क्लियर कट हमें दिख रहा है जो हमारी रिएक्शन नंबर सेकंड है, इसमें देखिए Cl जो है वो हमारा क्लोरीन जो है वो हमारा इस रिएक्शन नंबर सेकंड में क्लोरीन जो है वो हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस H2O2 ये हमें रिएक्शन दी हुई है इज इक्वल टू HCl प्लस O2। तो HCl जो है वो हमारा इसमें क्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो क्या है ये है रिड्यूसिंग एजेंट। किस में काम कर रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में H2O2 जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था किसका, क्वेश्चन नंबर 56 का। आइए तो क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कहता है, ऑन एडिंग सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट having vapor pressure 0.80 atmosphere, vapor pressure reduced to 0.60 atmosphere, mole fraction of solute is। तो क्या बोला है, 0.80 एटमॉस्फेयर वाष्प दाब वाले विलायक में विलय मिलाने पर उसका वाष्प दाब 0.60 एटमॉस्फेयर तक घटता है। विलय का मोल प्रभाज है, विलय का मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन जो है वो हमें बताना है। तो चलिए लेट्स सी कि इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमारा सॉल्यूशन, जितने भी आज जो हमारे पास सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस आए हैं ना उन सभी क्वेश्चंस में हमारा एक ही फॉर्मूला जो है वो काम कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि बाय गॉड ग्रेस आज हमें और कोई फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर का याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए हमारा अगेन वही वाला फॉर्मूला P माइनस PS अपॉन में आ गया है मेरे पास, P इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, यही था हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.80 माइनस 0.60 ये दे रखी है, अपॉन में 0.80 अगर मैं लगा देती हूँ तो मेरे पास आता है 0.2 अपॉन में आ जाता है 0.8, ये आ जाता है 0.2 अपॉन में 0.8। अब मैं अगर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूँ, ये मेरा 1 पे गया, ये मेरा 4 पे गया, तो 0.25 जो है वो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 0.25। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था 0.25। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है लेंथी क्वेश्चन था, इसमें जो है कैलकुलेशन तो है इतनी हार्ड नहीं थी, बट ये है कि लेंथी क्वेश्चन था तो इसलिए हमें इसमें टाइम गेनिंग क्वेश्चन ये हमारा रहा। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज vapor pressure of 21.85 mmHg at 25 degrees Celsius. Now
Further 18 grams of water added, then water vapor pressure of solution 22.15 mmHg at 25 degrees Celsius. Calculate the molecular weight of solute. सोल्यूट का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको कैलकुलेट करना था। तो चलिए जो है सबसे पहले हम लिख लें कि हमें दिया क्या क्या हुआ है और जो है हमें इसके अंदर करना क्या क्या है। आइए सेम वही बात जो मैंने भी आपको बोली थी, इसमें फॉर्मूला जो है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में जो आज हमें क्वेश्चंस दिए गए थे सब में एक ही फॉर्मूला जो है वो लग रहा था। आइए तो मेरे पास फॉर्मूला रहता है P0 या P0 PS अपॉन PS, ये था मेरे पास। तो P0 जो है माइनस मेरे पास कितनी वैल्यू दी हुई है, पहली वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू दी हुई है मेरे पास 21.85, तो 21.85 अपॉन में क्या हो गया मेरे पास 21.85 इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूं तो मेरे पास एक 90/18 उस तरीके से देखा जाए तो, और मेरे नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने हो तो मैं कितने करूंगी 30 × 18/90 ऐसे कर सकती हूँ मैं इसको, और इज इक्वल टू मैं कर सकती हूँ m। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया। इसी तरीके से अगर यही इक्वेशन मैं दूसरे वाले के लिए बनाऊं, कौन से वाले के लिए, जब इन्होंने बोला 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एडेड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। अब 18 ग्राम वाटर जो है इन्होंने ऐड कर दिया है, और तो आफ्टर एडिंग वाटर मेरे पास कितना रहा, दैट इज P0 माइनस 22.15 मुझे जो है वो दिया हुआ है, अपॉन में मुझे दे रखा है 22.15। तो अगेन जो है मुझे 30 × 18 अपॉन में 90 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 108, क्योंकि आफ्टर एडिंग वाटर है। देन अगेन मेरा m जो है वो लिख दूंगी मैं वैसे का वैसा। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है तो हम उसका वैसे का वैसा ही उसको लिखेंगे। तो m मैंने इसको लिख दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखें। आइए तो मैंने इसको m लिख दिया है, और इसी तरीके से अगर अब दोनों इक्वेशंस जो हैं वो उनको आमने सामने करें। एक बार हम इस इक्वेशन को जो है, एक सेकेंड, हाँ अगर हम इसको यहीं पे काट लें तो ये हमारे लिए जो है ज़्यादा सही रहेगा। तो 18 से ये चला गया 5 पे, 5 से ये चला गया 6 पे, इसी तरीके से 18 से ये चला गया 6 पे, 6 से ये चला गया 5 पे। तो इसको हमने यहीं पे सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसके आगे वैल्यूज़ जो है वो इजीली रख पाएंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास स्लाइड में जो है स्पेस काफ़ी बच जाएगा इस कारण। तो फिर अब ये जो है इक्वेशन जो है वो मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को नाम दे दूं मैं, तो हाँ तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देती हूँ। ठीक है, चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड से क्या करेंगे हम, P0 माइनस 21.85 अपॉन में मेरे पास आ गया 21.85 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 22.15 अपॉन में मेरे पास आ गया P0 माइनस 22.15, ये आ गया मेरे पास। चलिए तो यहाँ पे जो है वो हमारा 6 अपॉन में m था और m अपॉन में 5 था, ये दिया हुआ था। m से m जो है वो मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ तक तो हो गई बात। चलिए अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो हो सकता है मुझे इरेज भी करना पड़ जाए, तो आप इसको साथ साथ राइट करते जाइए। ठीक है, तो देन हमारे पास आ गया है इतना, आ गया 6 अपॉन 5 जो है वो हमारे पास आ गया। अब जो है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी इनका। ठीक है, तो मेरा जो है इसमें आ जाएगा 22.15 P0 माइनस 21.85 इंटू 22.15 अपॉन में मेरा आ जाएगा 21.85 P0 माइनस 21.85 इंटू 22.15 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म्स है मेरे पास 21.85, 21, ये दोनों टर्म्स जो है वो मेरी एकदम एक जैसी है, तो मैं इसको x कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को क्या कर लिया, x कंसीडर कर लिया। तो क्या हो गया मेरे पास आ जाएगा 5 22.15 P0 माइनस x इज इक्वल टू 21.85 P0 माइनस x इज टू 6। ठीक है, तो वहाँ पे 5 किया था, यहाँ पे इंटू 6 मैंने जो है कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ तो मेरे पास रहेगा 110.75 P0 माइनस 5x इज इक्वल टू 21 पॉइंट, इसको करना 3 से, तो 13 13
1.10 पी नॉट इंटू 6x, ये आ जाएगा मेरा। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट, शायद हमारे पास स्लाइड नहीं है स्टूडेंट्स इसको करने की, तो आप इसको एक बार जो है राइट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, मुझे इसको इरेज ही करना पड़ेगा। प्लीज़ इसको एक बार लिख लीजिए फटाफट से, कॉपी कीजिए। चलिए अब मुझे इसको एक बार इरेज ही करना पड़ेगा, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है एक जो है दूसरी स्लाइड भी नहीं रखी थी, एक ही स्लाइड रखी थी इस क्वेश्चन में। तो चलिए, तो मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ गया था, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110, 131 तो था उसके, तो 20.35 जो है हमारे पास x आ गया। कितना आया, 20.35 x जो है, और p नॉट जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसमें से अगर p नॉट की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगी कितनी, 21.85 इंटू 22.15 इंटू जो हमारी x की वैल्यू आई है 20.35। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 23.78। कितनी आएगी, 23.78। अब जो है हमें क्या करना है, पीओ की वैल्यू रखनी है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पी नॉट इन, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पी नॉट की वैल्यू रखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 23.78। जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर हमने पी नॉट की वैल्यू रख दी है 85 अपॉन में 21.85 इंटू 6 अपॉन में m, ये हो गया इंटू 6 अपॉन में m। अब इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 21.78 को मैं माइनस कर दूंगी 21.85 से, तो मेरे पास वैल्यू जो है इस तरफ लिख लेती हूँ मैं इसको, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 1.93। m को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो मेरे पास m आ जाएगा, और इधर 6 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा 21.85, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं वैल्यू m की तो मेरे पास आ जाएगा 131.1 अपॉन में 1.93, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू है वो आ जाएगी 67.92। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो 67.92, मतलब अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर 67 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो हमें दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है 67.83, मेरी जो वैल्यू है वो 67 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जा चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सी रिएक्शन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन की क्या पहचान होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जिसमें रिडक्शन भी हो। तो चलिए चेक करते हैं कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हैं। अगर मैं फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको कंसीडर करूं तो P2O5 प्लस H2O प्लस H4 इज इक्वल टू H4P2O7। यहाँ पे जो है P जो है वो मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे भी P जो है वो मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा है AgNO3 BaCl2। यहाँ पे Ag मेरा +1 में, AgCl में मेरा +1 में, Ba जो है Ba मेरा +2 में, Ba इधर भी मेरा +2 में, तो ये भी जो है वो मेरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अगेन H जो है वो मेरा, ये जो है मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये मेरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +6 में, ये -2 में। अब इधर की बात करें तो ये मेरा +2 में, ये मेरा अगेन +6 में, ये मेरा -2 में, तो सेम रह रही है, तो ये भी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब इधर आ जाइए। इधर जो कॉपर जो है वो मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। Ag जो है वो मेरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ जो है वो कॉपर मेरा कितने में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Ag जो है वो मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यही जो है वो हमारा सॉरी करेक्ट आंसर है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वो ही हमसे पूछी गई थी। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी। 61 का, द इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ अ साल्ट सॉल्यूशन इज वाटर डिपेंड ऑन द, किसी लवण के जलीय विलयन की विद्युत चालकता निर्भर करती है।
अब हमें पता है जलीय विलयन की विद्युत चालकता की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात हो रही है, तो क्या होगा इसमें आयोनाइजेशन होगा, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो नो डाउट हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था, एक्सटेंट ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, इसके आयनन की सीमा पर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा। ओके तो 62 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट, प्योर वाटर है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इट ऑलमोस्ट टोटली अनआयोनाइज्ड, इज न्यूट्रल, इट इज रियली डिकम्पोज्ड। तो अब हमें पता है कि आयोनाइज जो होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, प्योर वाटर जो होता है टोटली अनआयोनाइज्ड होता है, ये लगभग पूर्णतः अनआयनित होता है, दैट्स वाई ये जो है कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaSO4 इज 3.06 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर इनवर्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 1.53 इक्विवेलेंट द KSP ऑफ द BaSO4 के लिए KSP हमको निकालना है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक बात जो है यहीं पे क्लियर कर देना चाहूंगी, यहाँ पे Ba प्लस और SO4 दो जो है दिए हुए हैं, दोनों के लिए S की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ रही है ना, S की वैल्यू 2 आ रही है ना, यानी कि S की स्क्वायर आ रही है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी इसमें से जो हम इस वॉल्यूम जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रख देंगे, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको बच्चों हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे KSP निकालने के लिए, क्योंकि S की वैल्यू हमारे पास 2 है तो S का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन जो है वो हम लिख लेते हैं, BaSO4 से बन जाएगा Ba+2 प्लस SO4-2, ठीक है। अब हमें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है 1.53 इंटू, क्योंकि कंडक्टिविटी हमें कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो हमें इतनी दी हुई है और उसी का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो 1.53 जो हमने वो लिख दी है। देन हमारे पास 3.06 इंटू 10⁻, सैचुरेशन जो है उसकी कंडक्टिविटी हमें दी हुई है इतनी, अब बीच में अपॉन हो गया सॉल्युबिलिटी और हो गया 1000, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है S इधर चला जाए मेरा, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 3.06 इंटू 10⁻6 इंटू 1000, तो अपॉन में मेरा आ गया 1.53। अब मेरा क्या हुआ, पॉइंट से मेरा पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा चला गया किस पे, 153 के, ये 2 पे चला गया मेरा, तो वैल्यू जो है वो मेरे पास आएगी, वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गई मेरे पास मोल लीटर इनवर्स। अब जो है मैंने आपको जो अभी बात कही थी KSP वाली, वही देखते हैं। चलिए तो KSP में क्या होगा, KSP में KSP इज इक्वल टू Ba+2 इंटू SO4-2 इज इक्वल टू S2, ये हो गया मेरे पास। मैंने आपको बोला था S की वैल्यू 2 आ रही है, ये मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। अब जो है मेरे पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया, इसकी पावर 2 लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻�6, तो 4 इंटू 10⁻�6 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, 4 इंटू 10⁻�6। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 और प्लस हो जाएगा HO और हमें दे रखा है AC, ठीक है। अगर हम इससे वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, HOAC, इसी की हमको है वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ क्या करेंगे, अब वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देंगे। हमें दे रखी है NaOAC की दे रखी है 91.0 प्लस मुझे दे रखी है HCl की कितनी दे रखी है 426.2 माइनस और मुझे दे रखी है NaCl की तो 126.5, तो यहाँ से जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 517.2 माइनस 126.5, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कंसीडर करते हैं इसको। चलिए तो 517.2 माइनस 126.5 ये वैल्यू आ गई मेरे पास।
अब यहाँ पे जो है मुझे इसको कर देना इससे माइनस, तो 7093 तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है 3390। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन 390.7। ओके, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 66। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 66? बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी फॉर्मूला जो है वो हमें फिट नहीं कर रहा था, हमें डायरेक्ट जो है वो आंसर इसमें आ रहा है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0.1 NaCl solution at 23 degrees Celsius C is 0.012. The resistance of cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant will be, cell constant जो है वो आपको बताना था। तो बहुत ही इजी है, हमें पता है जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाता है रेजिस्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे कंसीडर करते हैं। आइए, तो हमें देखा है रेजिस्टेंस तो 55 इंटू हमें देखा है 0.0112 इंटू क्या हो गया हमारा इसमें 5 to the 10 और ये 6 और ये 6 और एक 1 एंड 6 एंड 0 एंड 1, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास आ गया है ये। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0.699। विशिष्ट चालकता जो है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास क्या आ गया, सेल कांस्टेंट। यही हमारा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, 66 कैलकुलेटरी मिस्टेक है कोई हमारी, एक बार करके देख लेते हैं इसको। तो अगर कर लें तो 5 to the 10 0 1 5 जो 5 is 6, हाँ तो 66। एक सेकेंड इसको एक बार चेक करते हैं। तो इसका क्या है कि हमारा अप्रॉक्सीमेट में इसका आंसर आया है। अगर हम अप्रॉक्सीमेट में देखें तो इसका आंसर हमारा 0.66 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, एस यूज करना है, सीमन यूज करना है, साइमन यूज करना है। तो चलिए क्या बोला है इन्होंने बोला है कंडक्टिविटी या साइमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर उन्होंने क्या बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन इट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, अब इन्होंने आगे क्या बोला है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेसल। तो वेसल जो है लेंथ जो है वेसल की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी हमने लिख दिया। अब कुल मिला के क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, A/L ये बन रहा है। तो अब मैं इसको समानुपात का या प्रोपोर्शनल का निशान हटाऊंगी तो मैं क्या लगा दूंगी, KAC/L, ये लिख दिया मैंने। चलिए यही स्लाइड है ना हमारी, चलिए तो इस स्लाइड पे लिखते हैं आगे क्या हुआ हमारा निकला है K इज इक्वल टू SL/AC। तो मेरे पास आ गया है वैल्यू S का S, तो लेंथ का मीटर, इसका मीटर स्क्वायर इंटू मोल पर मीटर क्यूब। तो मेरे पास आ गया S इंटू मीटर क्यूब अपॉन में आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर इंटू मोल। अब मेरा क्या हुआ, मीटर स्क्वायर से इसका ही निकल गया, तो मेरे पास आ गया S मोल मीटर स्क्वायर अपॉन में मोल या मोल इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर S मीटर स्क्वायर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, S मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था।
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हमने ये भी इसके ऊपर रीराइट कर दिया है। चलिए इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, देन हम इसको इरेज कर देते हैं। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए इसको अच्छे से एक बार। आइए तो इरेज कर दें हम इसको। चलिए तो अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें भी जो है थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है इसके, तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। Which of the following will not conduct electricity in the aqueous solution? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। हमें पता है शुगर इसमें आंसर दिया है, तो शुगर ही हमारा आंसर होगा। ना तो कॉपर सल्फेट होगा, ना होगा कॉमन सॉल्ट। NaCl भी नहीं हो रहा, CuSO4 भी नहीं हो रहा, तो हमारा इसका आंसर है शुगर, या फिर नन ऑफ दीज जो है इसमें दिया हुआ था, बट हमारा आंसर शुगर है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आज दो। अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सभी डाइल्यूशंस पे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर नंबर 4 देखिए, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन। सभी डाइल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर की हमने उस टाइम में बात की थी। वेपर प्रेशर क्या था, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो वेपराइज होना शुरू हो जाते थे सॉल्यूशन, ठीक है, वो तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्या थे, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो क्या होना शुरू हो जाते थे, नॉर्मल प्रेशर पे भी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो होने शुरू हो जाते थे वेपराइज, तो वो थे हमारे वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वैसे ही ये भी है, जो हर डाइल्यूशन पे जो है वो डिसोसिएट शुरू हो जाते हैं, वो है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 70 number question. When a solution of an electrolyte is heated, the conductance of the solution. अब अगर बात की जाए कि एक solution of an electrolyte is heated, हीट किया जाता है, तो कंडक्टेंस का क्या होगा उसमें कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इसको हमने उसको क्या किया है, हीट दी है। हीट देने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। उसके जो इसके विद्युत अपघट्य के होंगे, उसके जो आयंस जो होंगे वो वियोजित होने शुरू हो जाएंगे, डिसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो डिक्रीजिंग वाले तो इसमें जो भी ऑप्शन थे वो इनकरेक्ट सीधे ही थे, उनको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना था। बात होती है इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स बेटर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स बेटर, अच्छा समान होने लग जाता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन देखिए, बढ़ जाती है क्योंकि विद्युत अपघट्य अधिक वियोजित हो जाते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि वो डिसोशिएट हो जाते हैं, दैट्स वाई वो जो है बढ़ जाती है, कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती है हीट देने से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा था, 70 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 71 में, इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्यों। देखिए इसके अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चलायमान होते हैं। बी है, इनके अणुओं में स्थलीय इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वोल्टेज के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। सी है, जब वोल्टेज उपयोग करते हैं तो अणु टूट जाते हैं। एंड डी है, अणु आयनों में टूट जाते हैं जब विद्युत अपघट्य गलित करते हैं या विलायक में घोलते हैं। वही हमारा सेम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और जो है वो गलित अवस्था में हो जाते हैं और घुलने लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज वो डिसोशिएट हो जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, इन अ बैलेंस इक्वेशन दिस एक इक्वेशन आपको दी गई है, उसमें आपको उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बताने हैं। तो बहुत इजी है, कोएफिशिएंट जो है बहुत इजी लिख लेंगे, बहुत इजी। रिएक्शन जो है हमें दी हुई है, H2SO4 प्लस XHI इज इक्वल टू H2S प्लस YI2 प्लस ZH2O। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो है मेरे पास H2O, मैं यहाँ से बैलेंस करना शुरू करती हूँ तो H2 यहाँ पे मेरे पास है 2 और एक 3 H है, और यहाँ पे मेरे पास जो है 2 H हैं और 2 इधर है 4। तो अगर मैं इसको यहाँ से बैलेंस करना शुरू करूँ 4 2 जा 8 ऑक्सीजन के हिसाब से, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2। अगर मैं ऑक्सीजन के हिसाब से बैलेंस करूँ तो 4H2O लगा दूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4H2O लगा दिया है तो 4 2 जा 8 H2 हो गए। अब यहाँ पे मेरे पे कितने हैं 2 और 3 ही H2 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस H को बैलेंस करने के लिए 4 लगा दूँ तो इस X की जगह पे, एक सेकेंड, इस X की जगह पे हाँ, इस X की जगह पे 4HI लगा दूँ तो ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास 4HI भी हो गया मेरे पास,
और अब मेरी बात आती है H2SO4, तो मेरा ऑलरेडी इन्होंने बोला है कि आपका बैलेंस ही है, तो मुझे इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है मुझे H2S भी, इसने ये भी हमारा बैलेंस बोला है, I2 बैलेंस करनी, 4 है I यहाँ पे मेरे पास I है, ठीक है। तो 4 अगर इसको बना दूँ तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, 4I हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो मेरा y की जगह पे अगर मैं 4 लगा दूँ तो 4 2 ज़ा 8, तो 8I जो है वो मेरे पास हो जाएगा, और x की जगह पे यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 8, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 8 लगा दूँ और इसकी जगह पे मैं I2 लगा दूँ तो मेरा बैलेंस है। देखिए H2SO4, एक सेकेंड, ओ शायद मुझसे प्रेस हो गया बटन कोई, चलिए कोई बात नहीं। हम अगर यहाँ पे देख लें H2SO4 ये हमने लिखा था, प्लस x की जगह पे हमने क्या लिखा था 8HI इज इक्वल टू H2S, ये लिखा हुआ था हमने, प्लस y की जगह पे हमने 4I2 लिखा था, प्लस हमने यहाँ 4H2O लिखा था। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, तो हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। और फिर 2H2S जो है वो हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है वो हमारी बैलेंस है, 4 है, यहाँ पे भी हमारी 4 ऑक्सीजन है, आयोडीन जो है वो 8 है, यहाँ पे भी हमारे आयोडीन 8 हैं। अब ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है जिसमें हमने x की वैल्यू ली है 8, y की वैल्यू हमने ली है 4 और z की वैल्यू हमने ली है 4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, Which of the following can act as an acid and as an base? बेस और एसिड दोनों की तरह जो एक्ट करता है वो आपको बताना है। अब बेस और एसिड है यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, दोनों की बात हुई है। अगर बात की जाए इसमें, अगर मैं HClO3 है माइनस, ठीक है, अगर इसमें से मैं H हटा देती हूँ तो ClO3 माइनस बन जाता है, और H एक लगा देती हूँ तो H2ClO3 बन जाता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, तो ये जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब बी को ट्राई करें, H2PO4 माइनस है, अगर मैं इसमें से H हटा दूं तो H है रेजोनेंस की बात की है, रेजोनेंस की बात की तो रेजोनेंस कौन शो करेंगे, जिनके पास क्या हो, डीलोकलाइजेशन कर सके, बॉन्ड का कर सके जो, ठीक है, पाई बॉन्ड्स हो उनके पास, लोन पेयर्स हों, तो फिर वो क्या है, डीलोकलाइजेशन उनका हो सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें देखिए यहाँ पे जो है इसके पास लोन पेयर भी हैं और यहाँ पे जो है इसके पास पाई बॉन्ड भी है, तो ये जो है सही है, तो ये जो है डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में देखिए इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें भी क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, तो सेकंड भी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड जो है हमारे पास ऐसा नहीं है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड भी है और इसमें हमारे पास जो लोन पेयर भी है, बट इसमें क्या एक मिस्टेक हो रही है, इसमें जो है एटम जो है डिस्प्लेस कर रहा है, और हमें पता है रेजोनेंस में एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारे फर्स्ट दो हैं उनका सही आंसर है पहला और दूसरा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 77 में बच्चों हमें जो है बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें में से कौन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर अति संयुग्मन प्रदर्शित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कौन शो करते हैं। जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन विल शो किसमें, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन्स में। किस में शो होता है, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल्स में और एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो शो होता है। अब ये बात मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों होता है, क्योंकि इनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पॉसिबल होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इनके पास होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दैट मीन्स ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और इसके जो अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, इसके अल्फा जो हाइड्रोजन जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किस पे होने चाहिए, प्रेजेंट एट sp3 कार्बन, प्रेजेंट एट sp3
कार्बन, sp3 कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया रहा है, CH3 C CH3 CH3 ये दे रखा है। देन C डबल बॉन्ड C H CH3 ये दे रखा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो जो है क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। और वो जो हमारे पास जो कहेंगे वो 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो किस पे प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट एंड sp3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन इसमें है, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और जो कि sp3 कार्बन पर प्रेजेंट है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा 77 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग फिनोल्स डेरिवेटिव्स इज, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमसे आगे भी पूछे गए हैं एसिडिटी बेसिसिटी का, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि एसिडिटी जो होती है, इसमें एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I माइनस इफेक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है I प्लस इफेक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M माइनस इफेक्ट के, और प्लस M इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से 1 में हाइपर कंजुगेशन या फिर इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखा जाए तो फर्स्ट जो मुझे ऑप्शन दिया गया है OH CH3, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें मेरे पास सेकंड ऑप्शन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड ऑप्शन में मेरे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो फर्स्ट में 3 अल्फा, सेकंड में 2 अल्फा, थर्ड में 1 अल्फा, और फोर्थ जो है उसके पास मेरे पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो उसका अपोजिट है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स इसी के पास सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मेरा S जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन मेरे पास R होगा, देन मेरे पास Q होगा, देन मेरे पास P होगा, लास्ट में जो है वो मेरा P ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज S इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन P। तो 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन हमसे इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पूछी गई है। किस किस की पूछी गई है, देखिए यहाँ पे जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर पूछी गई है तो NO2 ये लिया गया है हमसे, NO2 पूछा गया है। CN भी हमें दिया गया है बीच बीच में, CN हमें दिया गया है। देन हमें OH दिया गया है। तो NO2, CN और OH जो है वो 3 टर्म्स हमें दी गई हैं। अब हमें पता है NO2 की जो हमारा सीरीज जो होती है, किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज जो हम पढ़ते हैं उसमें NO2 की सबसे ज़्यादा होती है, देन CN की देन होती है OH ही होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है किसकी होती है। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो किसकी दी हुई है इन्होंने, NO2 की, बिल्कुल सही। देन CN की, देन तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू आर सीरीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 79 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था ना हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज इतना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम जो है वो आपको बताना था। इसमें क्या है, और हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट के लिए क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के लिए क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH इज ग्रेटर देन CH डबल बॉन्ड CH2 इज ग्रेटर देन CH2 CH3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट Ka वैल्यू, हाईएस्ट Ka वैल्यू जो है वो किसकी है। तो अगर इन ऑप्शंस की बात करें, हमें पता है कि pKa, हमें पता है कि कोई जो है वो
मोर एसिडिक जो होगा, मोर एसिडिक जो होगा वो मोर पीके वैल्यू का होगा, मोर के ए वैल्यू होगी उसकी, और लेस उसकी पीके वैल्यू होगी, लेस पीके वैल्यू। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से लिख के बताती हूँ आपको एक बार। देखिए अगर हम इसको प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल के व्यू में देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। ठीक है, ये है। अब इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है उसको कंसिडर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में ये वाला जो हमारा NO2 है वो -m और -i इफेक्ट दिखाएगा। ये जो है ये हमारा -m और -i इफेक्ट दिखा रहा है, ये भी हमारा -m और -i इफेक्ट दिखा रहा है। तो तीनों जो है वो हमारे -i -m इफेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं। अब देखिए, अब तीन जो हैं तीनों -i एंड -m ग्रुप है। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये मोस्ट जो है एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि तीनों में जो है -i -m -i -m -i तीन ग्रुप्स जो हैं वो -i और -m के जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक होगा। और ये है क्या, ये है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और इसका क्या होता है नोमेनक्लेचर में देखें तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है पिक्रिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों जो हैं -i और -m इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा प्रबलतम क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कौन सा है। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो है लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो लोकलाइज है, मींस इनमें कोई भी रेजोनेंस जो है वो शो नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करता। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में जो बहुत ही ध्यान से देखिए किसके टाइप स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ग्वानिडाइन जैसी स्ट्रक्चर है। क्या होती है ग्वानिडाइन जैसी स्ट्रक्चर में, देखिए NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें यहाँ पे जो है लोकलाइज लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे इस हाइड्रोजन जो है ये डीलोकलाइज होता है। ठीक है, अब क्या है लोन पेयर विच इज लोकलाइज्ड इट कैन डोनेट इजीली टू H+, ये लोकलाइज्ड है तो इट कैन डोनेट इजीली टू H+ को डोनेट कर देता है इजीली ये, तो यहाँ पे क्या होगा, और या फिर ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है किसको, इस लोन पेयर को हाइड्रोजन जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे H+ लगा दूँ, तो यहाँ से जो है इसको ऐसे लगा दूँ तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगी, NH यहाँ पे H यहाँ पे डबल बॉन्ड एक सेकेंड रुक जाओ, इसको इरेज करते हैं एक बार, वापस इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही होच पोच सा हो गया ये ना। चलिए आइए, तो क्या किया है हमने, यहाँ पे जो है मैंने बना दिया NH, ठीक है, डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आ गया, C आ गया, यहाँ मेरा N आ गया, यहाँ मेरे पेयर्स आ गए लोन पेयर्स, यहाँ पे मेरे NH, यहाँ मेरे लोन पेयर्स आ गए, तो यहाँ मेरा H आ गया, तो इस पे मेरा प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इस पे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ग्वानिडाइन टाइप स्ट्रक्चर है इसकी, ग्वानिडाइन टाइप स्ट्रक्चर है तो क्या होगा ये मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि क्या है ये रेजोनेंस शो करती है, तो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होगी ये ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ग्वानिडाइन टाइप स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस शो करेगी, और कितनी 3 स्ट्रक्चर शो करेगी, रेजोनेंस की भी 3 स्ट्रक्चर जो है वो शो करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अरेंज करेक्टली इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अगेन बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन जो है ये हमारे सामने आया है, और बेसिक स्ट्रेंथ का जो फंडा होता है, हमने अभी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो पढ़ा था उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज +i के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो +m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से है इसका। अब बात करते हैं इसकी अगर स्ट्रक्चर्स जो है हमें दी हुई है, चलिए तो हम पहले लगाते हैं इसमें, ये हमें दिया हुआ है
ठीक है। देन हमें बोला है इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, NH2, तो मैंने इसके ऊपर NH2 लगा दिया, ठीक है। देन यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है एक में हमें, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो हमें इसमें लगाना है NH2। देन उन्होंने हमें बोला है कि पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए, तो मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया। देन उन्होंने हमें बोला है कि NH2 जो है वो हमारा सीधा हो गया है, और देन इन्होंने हमें बोला है लास्ट में NH3, ये बोला है हमें इसके पास जो है, क्योंकि 3 में है तो ये लोन पेयर्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो NH3, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए, इरेजर, इसको यूं ना लिख के हम अगर इसको यूं ना लिख के मैं यूं लिख दूं तो HNH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए मेरी। चलिए अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है, -m इफेक्ट दिखा रहा है, -i इफेक्ट दिखा रहा है, ये भी -m इफेक्ट दिखा रहा है, -i इफेक्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब ये जो है वो मेरा सिर्फ -i इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, चूंकि ये -m -i इस तरीके से दिखा रहे हैं, दैट्स वाई इनका जो और ये उसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा इसकी होगी बेसिक स्ट्रेंथ 1 नंबर पे, मैं नंबर डाल देती हूँ ना, 1 नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, थर्ड नंबर पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और फोर्थ नंबर पे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी हो रही है, NH3 की, सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, NH3 की। तो लेट्स कंसीडर आर ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए NH3 की सबसे ज़्यादा, देन NH2, C6H5, देन हमारे पास पैरा पोजीशन पे, देन हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 83 का ऑप्शन नंबर सी, 83 का ऑप्शन नंबर सी। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड इज, इन कंपाउंड की करेक्ट ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग क्रम बताना है। ध्यान से पढ़िए, बेसिसिटी का अब इसमें देखें तो हमारे पास 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो देखिए, ऑप्शन नंबर जो थर्ड जो है वो हमें ध्यान से कंसीडर कीजिए। देखिए थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक जो है वो हमारे पास होगा थर्ड, मोस्ट बेसिक जो है वो हमारे पास होगा थर्ड। क्यों होगा थर्ड आपका मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसके पास जो sp3 जो है n है, ठीक है। क्या होगा, ड्यू टू sp3 नाइट्रोजन एंड मोर प्लस i ऑफ CH2 ग्रुप, मोर प्लस i ऑफ CH2 ग्रुप, क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास बेसिक है। क्यों, ड्यू टू sp3 नाइट्रोजन एंड मोर प्लस i ऑफ CH2 ग्रुप। अब इसमें ऐसा कौन सा है जिसमें थर्ड ऑप्शन जो है फर्स्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू sp3 नाइट्रोजन जो है एंड मोर प्लस i इफेक्ट ऑन CH2, दैट्स वाई जो थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक है, सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिक है। और बात करें हम, अगर मार्कर का चेंज कलर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शायद ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा इसका, एक सेकेंड। अगर बात करते हैं हम CF3, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक लोन पेयर है, ठीक है। अब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 CF3 हैं, 3 CF3 ग्रुप, CF3 ग्रुप विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, 3 CF3 ग्रुप हैं वो विड्रॉ कर देंगे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी shifted from नाइट्रोजन टू 3CF3 ग्रुप, 3CF3 ग्रुप में जो है ये क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन से 3 CF3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये 3 CF3 ग्रुप विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। दैट्स वाई डेंसिटी विल बी शिफ्टेड फ्रॉम N टू 3 CF3 ग्रुप, ओके। तो
तो यहाँ पे जो है ये सबसे कम होगा और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 की सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, 3rd की, और सबसे कम होगी 1st की। तो 84 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो 2nd नंबर आंसर है वो करेक्ट आंसर था। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोल्स विल शो हाईएस्ट एसिडिटी, हाईएस्ट जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कौन सी फिनोल की है। अब इसमें ऑप्शन नंबर सी को कंसीडर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये जो है ये वाला जो CH3 है ये +H और +I इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर बात करें ये हमारा -M और -I इफेक्ट दिखाएगा, ये हमारा +I इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -M -I इफेक्ट ये दिखा रहा है, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक होगा। ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि -I और -M इफेक्ट दिखा रहा है, और हमें पता है -I और -M इफेक्ट जो शो करते हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक दैट मीन्स +I +M वो इफेक्ट वाला होगा हमारा। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला दिखा। इसमें ऑप्शन नंबर 4th जो है इसको कंसीडर कीजिए। ऑप्शन नंबर 4th जो आपको दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4th में ये जो आपको दे रखी है ग्रुप, ये एक सेकंड रुकिए, ये वाला ग्रुप जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4th में, ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन है ग्रुप, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन है तो क्या होगा, नॉट विल बी इन रेजोनेंस, नॉट विल बी इन रेजोनेंस, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है तो ये रेजोनेंस में नहीं होगा। अब ये रेजोनेंस में नहीं है तो ये क्या करेगा, SIR इफेक्ट दिखाएगा, जबकि SIP इफेक्ट ये शो नहीं करेगा, SIR इफेक्ट ये शो करेगा। तो मोस्ट बेसिक की अगर बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन बेसिक सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि ये SIR इफेक्ट दिखाएगा, नॉट SIP इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ड्यू टू, क्या लिखेंगे इसका कारण, ड्यू टू NO2 ग्रुप, ड्यू टू NO2 ग्रुप -NR2 group goes out of plane, so most basic is ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि NO2 के ग्रुप के कारण NR जो है वो किसमें चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, नोट शो रेजोनेंस, SIP इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, SIR इफेक्ट जो है ये शो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है। नॉर्मल लगभग सभी क्वेश्चंस जो है वो हमारे इसी डेटा। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इनमें जो है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाला बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला बेसिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें CH2, इसमें 5 जो हैं वो CH2 ग्रुप, 5 CH2 ग्रुप हैं जो कि +I इफेक्ट दिखा रहे हैं, जिससे क्या होता है, बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो P जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास R है जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, यानी कि जो हमारे पास रहेगा P R Q एंड लास्ट में हमारे पास आएगा S, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास सबसे कम बेसिक होगा। क्यों, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसको कंसीडर कीजिए NH, ठीक है, इसको आपने कंसीडर किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में लोन पेयर है, सो लीस्ट बेसिक ये है, लीस्ट बेसिक, ठीक है। अब इधर क्या है, नो रेजोनेंस, इधर भी नो रेजोनेंस, इधर भी नो रेजोनेंस, और इसके पास तो क्या है, 5 जो है CH2 ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन,
द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिटी का। चलिए लेट्स सी, अगेन हमसे अगर एसिडिटी का पूछा है तो माइनस आई माइनस एम इफेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला जो है वो हमारा माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। सेकंड भी हमारा माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। थर्ड जो है वो हमारा प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट दिखा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो माइनस आई एंड माइनस एम, माइनस आई एंड माइनस एम ऑर्डर किसके लिए, तो NO2 के लिए क्या होता है, ज़्यादा देन CN के लिए ये रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R, क्योंकि हमने कंसीडर किया है इसको माइनस M और माइनस I इफेक्ट जो है जिसमें NO2 इज ग्रेटर देन CN। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा मानेंगे, P Q R S, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलिए अब है 89 नंबर क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव्स इज, बेसिसिटी की बात हो गई तो अगेन हम प्लस प्लस पे आ जाएंगे, माइनस माइनस को अब हम छोड़ देंगे, सेम वही वाला SIR और SIP इफेक्ट हमारा आ गया इसमें भी। अब ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, ये S नंबर जो ऑप्शन है इसको देखिए, इसमें भी क्या हुआ है S नंबर ऑप्शन में NCH3 2 गॉज आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन चले गए हैं, सो मोस्ट बेसिक, सो मोस्ट बेसिक, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चले गए हैं दैट्स वाई S इज मोर बेसिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि S इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक बताया गया है, S R Q एंड P, तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगेन एसिडिटी का क्वेश्चन आ गया है, अगेन हमारा माइनस आई माइनस एम इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें जो है हमारी तीन चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। डिस्टेंस अगर सेम हो तो नंबर कंसीडर करते हैं, नंबर अगर सेम हो तो हम पावर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, देन नंबर कंसीडर करेंगे, देन हम करेंगे पावर को कंसीडर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक क्या रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा मेरे पास ये वाला, ये जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा। देन हमारे पास जो है वो रहेगा R, देन हमारे पास रहेगा P, और सबसे कम डिस्टेंस और सबसे कम पावर का हमारे पास रहेगा P। तो मेरे पास ऑप्शन रहा S इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन Q, नहीं इसमें एक मिस्टेक हो गई ना हमसे, तो S जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा 1, ये रहेगा हमारा। देन हमारे पास रहेगा Q, ये हमारा रहेगा 2 नंबर पे, देन ये रहेगा हमारा 3 नंबर पे, देन ये रहेगा हमारा 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई थी ये, चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन जो है इससे क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ से इरेज कर देना ही सही है। चलिए तो यहाँ पे क्या रहा मेरा ऑप्शन, मेरा ऑप्शन रहेगा S इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन P, तो ये जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन है, S इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन P, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे जो ऑर्गेनिक का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन, इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का सॉल्यूशन भी देखा। होपफुली दिस विल हेल्प यू, थैंक यू, बाय बाय बाय।